नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 20th वीडियो। और हम लोग करीब करीब इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं मेरे लेवल पे। ये बात मैंने कल भी कहा था, आज भी दोबारा रिकॉल करा दे रहे हैं कि हमारा आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। प्लस जो दो सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है पहले से ही, 47 एंड 48, इन दो सवाल में ये जो 48 है ये तुम्हारे इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है। बुक में जाकर देखोगे ना, न्यू बुक में डीगूगल के, तो वहाँ 48 हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो जितना मैंने कल तुम लोग से कहा था दैट वी आर बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक्स एंड चैप्टर, वो आज आ चुका है। हो सकता है जब कल मिलें, अगर पॉसिबल रहेगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQs। 2 दिन चलेगा, एक दिन पढ़ाएंगे PYQs तुम्हारा 26 के PYQs का जो इस साल हुआ था, मार्च में एग्जाम हुआ था, फरवरी में हुआ था। एक हम पढ़ेंगे PYQ पिछले साल का। अगर दोनों हमारा हो जाता है एक ही क्लास में तो अच्छी बात है, इफ़ नॉट तो 2 दिन में वो एंड अप हो जाएगा। और PYQs लगवाने के पीछे का मोटिव वो हम तुम्हें बताएंगे कल जब पढ़ाएंगे। आज हम लोग पहले सवाल बात कर लेते हैं। जो लोग कल का क्लास अटेंड किए थे उनको इतना दिक्कत यहाँ पे नहीं करेगा कि इसमें लोग क्या सीखे थे कल, लेकिन जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं दैट इसमें जो क्वेश्चन 47 पिकअप किए हम, ये कम्प्लीटली सेम है क्वेश्चन 46, जैसे हम लोग कल पढ़े थे ना 46 वाला, सेम सवाल है। अब यहाँ पे मैंने सवाल लिख के रखा है बहुत सा पार्ट, ताकि हमारा टाइम बचे। तो मुझे पहले बुक देना मेरा वाला, कहाँ गया बुक, दो लाओ, बाद में बाल से पढ़ना। चलो क्वेश्चन नंबर 47, ये ना, अरे मजाक में कहीं बात नहीं चलता है, कौन सा नाम मैंने लिया है। देखो 47 में जो बातें कहा है वो 46 जैसा ही है, क्लियर। तो दोबारा हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जो मैंने लिख के रखा है, जिनको ये डाउट अगर है क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, तो वो हम एक एक बात क्लियरफाई करेंगे हम। तो ध्यान से सवाल को देखो, ठीक है। और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, श्योरली आएगा। और पता है इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, वही जो मैंने कल डिस्कस किया था कि इफ़ हमको चेंजेस को नहीं शो कराना है, एक होता है जो चेंजेस होता है बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, उसको तुम शो करा रहे हो एक न्यू लेजर बना के, जिसका नाम क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहेगा नहीं शो कराना है। तो जब नहीं शो कराना होता है तो हम क्या करते हैं, नेट अफेक्ट, कल बताया तो निकालना पड़ता है ना। अब यहाँ देखो, देयर आर 3 पार्टनर्स LMN, जिनका ओल्ड बुक अगर है तो नाम टैली कर लो, बिकॉज हम जो लिखे क्वेश्चन 47 न्यू बुक अकॉर्डिंग है, तुम्हारे बुक में होपफुली 46, 45 कुछ भी हो सकता है, देख लेना। तो नाम मैच कर लो सिर्फ। 3 पार्टनर्स LMN, जिनका हमें रेशो दिया है इक्वल प्रपोर्शन। जो रेशो स्टार्टिंग में देता है वो ओल्ड होता है, जो उसके बाद देता है वो न्यू होता है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स, उनका रेशो दिया 1:1, दैट इज ओल्ड रेशो। उसके बाद बैलेंस शीट दिया है। हम तुम लोग से बार बार और हमेशा बोले हैं, इसको पॉज करूं, ओके, वापस यहाँ पे आ जाओ। तो 3 पार्टनर्स, उनका ओल्ड दिया है इक्वल, वो तो सिंपल था, मैंने टॉप पे लिखा है 1:1. इसके बाद यहाँ पे तुरंत बैलेंस शीट दिया है। और मैंने हर बार कहा है, देखो एग्जाम में सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तुम कंप्लीट क्वेश्चन को एक बार नहीं पढ़ सकते हो। जो जब काम का तो वही पढ़ाता है, तो हम तुम्हें सिखा भी रहे हैं क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम पे भी। तो बैलेंस शीट अभी स्किप करना है, वो हमारे काम का फिलहाल नहीं है। आगे तुम्हें बैलेंस शीट के बाद लिखा है, द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:1। मतलब अब उनका रेशो बदल करके 4:1 होने वाला है। दिस इज द न्यू रेशो। तो ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, इतना लिखो। और जितना हम बोर्ड पे लिखते हैं, कुछ भी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे आंसर का पार्ट है। तुम्हें भी एग्जाम में सवाल अगर ये वाला आएगा ना, बोर्ड एग्जाम या फिर कहीं पे स्कूल एग्जाम में, तुम्हें इसी प्रकार लिखना पड़ेगा वहाँ पे भी। तो ओल्ड लिखो, न्यू लिखो, उसके बाद फॉर दिस पर्पस, अब आगे लिखा है रेशो बदल जाने के बाद लिखा आगे, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अब यहाँ पे फर्म के गुडविल के वैल्यूड की बात कर दिया। जो कल सवाल पिकअप किए तो वहाँ इसकी बात नहीं किया था ना, बट इस बार तुम्हें आप फर्म का गुडविल बता दिया वैल्यूड वाला, बट गिवन नहीं दिया है, तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ बोल रहा है
firm's goodwill valued is basically based on 2-year purchase of average profit of 4 year। ये पूरी बात लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स के अकॉर्डिंग 2 ईयर परचेज पे हमारा क्या रहेगा, फर्म का गुडविल। अब इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पे बेसिकली तुम्हें एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे क्या निकालना है, तुम्हें एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा, बना बनाया नहीं दिया हुआ है। और कैसे निकालोगे, याद करो फॉर्मूला, ये बताओ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग तुम्हें अगर गुडविल निकालना है फर्म का, तो फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू में ये फॉर्मूला था। हमें यहाँ पे 4 इयर्स का प्रॉफिट दे दिया है, बट मैंने एक जगह लगाया रेड से, तो ये रेड क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस। तो आप क्वेश्चन में लॉस लिखा वैसे है। तो जब फॉर्मूला लगाते हो तो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट लॉस अपॉन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो इन सब को सॉल्व कर लो, दिस विल बी योर क्या आएगा, ये सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा ऑफ 4 इयर्स, 4 साल का प्रॉफिट लॉस का सम आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 60 80 कितना होता है, 120 नहीं सॉरी 140, 140 प्लस 40 170 188 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 168 आएगा। ये सॉल्व करने पाएगा, क्लियर। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ प्रॉफिट लॉस ऊपर निकाल चुके हो, कितना आया है 168,000 अपॉन बात कर रहा है 4 साल का इनटू परचेज ईयर जो कि यहाँ दिया है 2। इसको सॉल्व करते हो अगर, मेरा वो कहाँ गया कैलकुलेटर, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 168 अपॉन 4 इंटू 2, ये आ रहा है 84,000। कितना आ रहा है, ये हमारा आ गया फर्म का गुडविल, बना बनाया नहीं दिया तो निकालना पड़ा, ठीक है। इसको रखे रहो। अब इसके बाद आगे कह रहा है दे फर्दर अग्री दैट, तुम्हें 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज्ड बाय 2000। एक पहला बात क्या है, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज्ड बाय 2000, एक ये बात किया हुआ है। दूसरा कह रहा है स्टॉक टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, स्टॉक को 20% से अप्रिसिएट मतलब बढ़ाना है, एंड फिक्स एसेट्स को डेप्रिसिएट करना है, घटाना है 10% से। चलो 2 बात कर दिया, स्टॉक को अप्रिसिएट, फिक्स एसेट डेप्रिसिएट, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, क्रेडिटर्स टू बी टेकन एट 49,000, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट 49 पहुंचा देना। तो कितना था कितना हो गया भी कंपेयर किया जाएगा बाद में। ये सब तो दिया था। अब मैंने क्यों ऐसे लिख के रखा है, बिकॉज मुझे पता है क्वेश्चन आगे क्या कहने वाला है। तो आगे तो क्या लिखा है, अब मेन बात यहाँ से लिखा है, पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। मतलब ये जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं कुछ एसेट्स में और कुछ लायबिलिटीज में, क्वेश्चन में क्या बोला है, वी डज नॉट वॉन्ट टू रिवाइज दीज वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। मतलब हमको इनके चेंजेस को बैलेंस शीट में शो नहीं कराना है। तो मैंने कल बताया था कि जब भी हमें किसी लायबिलिटी और एसेट्स के चेंज को दिखाना होता है तो क्या बनाते हैं, रिवोल्यूशन लेजर, जो यहाँ बताया था कलम कॉर्नर में। बट जब उसके चेंज को नहीं दिखाना होता है तो मैंने कल कहा था ऑलवेज यू हैव टू गेट द व्हाट, अगर तुम्हें चेंज नहीं दिखाना है तो वहाँ तुम्हें क्या करना होता है, उसके नेट अफेक्ट को निकालना होता है ना। तो यहाँ वही कर रहे हैं, जब भाई चेंजेस को रिवील ही नहीं करना है, बुक्स के रिकॉर्ड में शो नहीं कराना है, तो इट्स बेटर उसका चेंज निकालो। चेंज मतलब नेट अफेक्ट पता लगा लो कि चेंज कितने का था, बस वो अमाउंट पता लगा लो एज ए नेट के तौर पर। नेट में क्या होता है, पूरा प्लस माइनस करने के बाद सिंगल डिजिट पे पहुंच जाओ। तो यहाँ 1 2 3 4 चार ही बात कहा था एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर के। तो सॉल्व करो, प्रोविजन 2000 से इंक्रीज कराना है, प्रोविजन इज लायबिलिटी। तो मैंने कल नियम बताया था, क्या नियम था कि अगर एसेट्स बढ़ेगा या लायबिलिटीज घटेगा तो दिस इंडिकेट प्लस, है ना, और अगर एसेट्स घटेगा लायबिलिटीज बढ़ेगा दिस इंडिकेट माइनस। क्यों, क्योंकि देखो एसेट्स का बढ़ना फायदा है, लायबिलिटीज का घटना फायदा है, एसेट्स का घटना नुकसान है, लायबिलिटीज का बढ़ना वो भी नुकसान है। तो प्रोविजन अगर बढ़ रहा है
प्रोविजन इज लाइबिलिटी, तो वो बढ़ रहा है, दिस इज लॉस फॉर अस। तो ये जो 2000 रुपये है इसको लिखोगे ब्रैकेट में, बिकॉज ये नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक एप्रिसिएट कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये फायदा हुआ, बट कितने से? 20%। तो देखो पहले स्टॉक है कितने का, देखो बैलेंस शीट में वो लिखा है 1,80,000 का है, तो इसका निकालते हो 20%, तो ये तुम्हारा आता है सॉल्व करने पे 36,000, और इसको लिखो प्लस में बिकॉज ये फायदा है। फिक्स एसेट डेप्रिसिएट कर रहा है तो घट रहा है, तो नुकसान है। तो फिक्स एसेट हमारा है कितने का? 2,20,000 का, तो 2,20,000 का 10% जब सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करने कितना आता है, और घट रहा है तो लिखना ब्रैकेट में 22,000। क्रेडिटर्स 49,000 हो गए हैं, तो जो चेक करो पहले थे कितने। तो बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर हमारा है वो 58,000 था। अब सोचो दिमाग लगा के, एक क्रेडिटर 58 का था, 58,000, वो डिक्रीज करके 49 हो गया, तो एक लायबिलिटी घट गया, तो ये फायदा हुआ ना। कितने से फायदा हुआ? माइनस करके देख लो, तो 58,000 माइनस 49,000, जब माइनस करते हो तो ये आएगा 9,000, और वो 9,000 जो आया उसको लिखो प्लस में बिकॉज इट इज़ बेनिफिट फॉर अस। इन सबको सॉल्व करो, इन तीनों को, चारों को, सॉरी, बताओ कितना आ रहा है। एक 2 माइनस में है और 2 प्लस में है, 36,000 प्लस 9,000, 45 माइनस 24, 21,000 आ रहा है। गुड, सही है, 21,000। पता है 21,000 क्या है? दिस इज योर एक्चुअली नेट अफेक्ट अमाउंट। नेट अफेक्ट अमाउंट आ गया हमारा, किसका आ गया? एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंज का। और ध्यान देना, ये सॉल्व जब कियो तो हमारा आया है प्लस में, प्लस 21 आया है, और प्लस इंडिकेट क्या? प्रॉफिट। मतलब यही चीज तुम शो करा सकते थे लेजर बना के भी, बस हमने क्या किया, बिकॉज क्वेश्चन में कहा था वी डज नॉट हैव टू चेंज या शो द चेंज अमाउंट इन द बुक्स रिकॉर्ड में, तो हम क्या कर नेट इफेक्ट निकाल दिए। अब इस अमाउंट को हमको एडजस्ट करना है बिटवीन सेक्रीफाइस और गेनिंग प्रपोर्शन, जो मैंने पहले से यहाँ सॉल्व किया हुआ है कि तीनों पार्टनर्स का जब रेशो चेंज हुआ है तो ये काम तुम लोग कर लोगे, तीनों पार्टनर्स का ओल्ड माइनस न्यू करके पता लगाना कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो मैंने पहले से किया हुआ है। एल गेन किया है और एम और एन सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक। बट अब एक आखिरी चीज़, अभी मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैंने इतना पढ़ा था कि भाई एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हमको शो नहीं कराना, उनके चेंजेस को, तो मैंने उसका नेट इफेक्ट निकाल लिया, ठीक। आगे इसमें जोड़ा था partners do not desire to record the revised value of assets and liabilities in the books, तो हमने नेट इफेक्ट निकाल लिया। They also desire to leave the reserve and surplus undistributed, मतलब कि वो रिजर्व सरप्लस जो बैलेंस शीट में रहता है, जो यहाँ पे एकमात्र दिया भी है, देखो लाइबिलिटी साइड में एक रिजर्व दे दिया है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, और क्वेश्चन में कह रहा है हमको उसको भी नहीं बांटना है, पार्टनर से नहीं बांटना है। तो मैंने कल कहा था जो नहीं बांटना होता है वो सब नेट अफेक्ट में ऐड हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हमको रिजर्व एंड सरप्लसेस इसको भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम क्या करेंगे, जो इसका अमाउंट है वो भी यहाँ ऐड कर देंगे। जो कितना अमाउंट दिया पे देखो बैलेंस में दिखा हुआ है 42,000। और एक आखिरी बात, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में गुडविल की भी तो बात किया है, हाँ है ना, और ये जो गुडविल था फर्म का जो सॉल्व करने में आया है ना, क्या तुम इसको बांटते हो पार्टनरशिप में? बोलो, गुडविल जो फर्म का होता है वैल्यूड वाला, वो क्या पार्टनर बढ़ता है क्या? नहीं, इट इज ऑलवेज एडजस्टेड। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि कभी भी हम लोग फर्म के गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो मतलब ये भी तो उस कैटेगरी का हो गया कि नेट अफेक्ट वाले में ये तो बांटना नहीं था, ये भी नहीं बांटना था, और ये हम लोग वैसे भी नहीं बांटते हैं। और इसका साइन क्या होता है?
प्लस। तो मतलब एक साथ देख सकते हो, ये भी नहीं बांटना है, ये भी नहीं बांटना है, ये भी नहीं बांटना है, कुछ भी नहीं बांटना है। मतलब सब अगर एक कैटेगरी के हैं, सबको कंपाइल करके एक सिंगल नेट इफेक्ट पता लगाओ। तो यहाँ तुम्हें एक्चुअली जो फर्म का गुडविल था वैल्यूड वाला, ये तो वैसे भी नहीं बांटता है ना, इसको क्वेश्चन में ना भी लिखा रहा है तो भी अंडरस्टूड होता है कि इसको नहीं बांटना होता है। तो ये भी यहाँ पे ले लोगे 84,000 का। अब देखो जरा ओवरऑल हमारा टोटल नेट इफेक्ट कितने का आया, 1,47,000। कितना आ रहा है? 1,47,000। और ये प्लस में आ रहा है। देखो दोबारा कह रहा हूँ, गुडविल की बात कहा था तो वो भी यहाँ जुड़ गया। कल जो सवाल पिकअप किया था वहाँ गुडविल था ही नहीं, है ना, बट यहाँ पे गुडविल है और तूने सॉल्व किया हुआ है। और हाँ, कन्फ्यूज़न ना होने पाए तो एक काम करते हैं, रुको पहले, हो सकता है थोड़ा मिक्सअप लगे तुम लोग को। इस तरह से है, ठीक है ना, मतलब वो ऐसे, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना कि भाई एक तो पहले जो रिवैल्यूएशन का लायबिलिटी एसेट्स का चेंजेस था वो बांटना नहीं है, तो मैंने वहाँ से एक नेट फिगर निकाल लिया और दिस इंडिकेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, भले इसको बांटा नहीं जा रहा है। फिर रिजर्व सरप्लस को भी कहा था नहीं बांटना है तो वो भी ला दिए। अगर मान लो और रिजर्व सरप्लस रहता क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर, वो भी यहाँ लिखे होते हम, बट यहाँ पे एक ही नाम था। गुडविल भी नहीं बांटना है, बाय डिफॉल्ट नहीं बांटते हैं, तो हमने उसका अमाउंट ले लिया, है ना। ये सब करने के बाद जो हमारा फिगर आया, दिस इज योर एक्चुअल नेट इफेक्ट फिगर इन टोटलिटी को कंपाइल करने के बाद। अब तुम्हारा लास्ट स्टेप क्या है, तुम्हें इसी को एडजस्ट करना है बिटवीन जो गेन किए, जो सेक्रीफाइस किए, उनमें बांट दो एंट्री फ्रेम करके। और मैंने कल बताया था एंट्री फ्रेम करने से पहले तुम्हें क्या ध्यान देना होता है, जब भी तुम एंट्री पास करते हो, कौन सा एंट्री, एडजस्टेड एंट्री ऑफ नेट इफेक्ट का। तो कंडीशन क्या होता है, साइन देख लो, अगर प्लस साइन है मतलब नेट इफेक्ट का वैल्यू प्लस में है, तो एंट्री क्या था, ऊपर क्या आएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइस पार्टनर, और अगर साइन माइनस में है तो सेक्रीफाइस पार्टनर डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो साइन है प्लस में ना, तो एंट्री कौन सा फ्रेम होगा, ये वाला, बना लो एंट्री। तो इसमें ऊपर देखो गेन कौन तुम किए हैं, सिर्फ एक एल गेन किया है ना। तो एंट्री जब बनाओगे जनरल एंट्री, तो क्या तरीका है, एल लिखो ऊपर, एल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, नाम क्या क्या नीचे जो सेक्रीफाइस किए हैं, एम कैपिटल टू एन कैपिटल। और अब सवाल आता है लास्ट स्टेप, इनका अमाउंट कैसे लिखोगे। हो सकता है तुम गलती कर दो अमाउंट लिखने में भी, तो ये ध्यान देना, ये पूरा नेट अमाउंट बदल देना, तुम्हें उस नेट अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होता है उनके रेस्पेक्टिव गेनिंग प्रपोर्शन से एंड सेक्रीफाइस प्रपोर्शन से, तब वो फिगर पाते हो। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं 147 इंटू एल का कितना गेन था 5/21, तो वो यहाँ लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली एम का देखो, तो 147 इंटू कितना एम का है 1/21, और नीचे 147 इंटू 4/21। कुछ सॉल्व किया इसको, कितना 35, इनका आएगा 7, इनका आएगा 28। ये सवाल 4 नंबर का है। हम तुम्हें आज इस क्वेश्चन का जो मैंने कल सिखा दिया था, एक ही सवाल में 3 चीज़ें, कि नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे, फिर कैसे एंट्री पास करोगे, ये नहीं करना है। अगर तुम्हें लेजर बनाना है तो कैसे पास करते हो, और तुम्हें सिर्फ एंट्री बनाना है तो कैसे करते हो। आज हम लोग तीनों एक साथ नहीं सीखने वाले, कंफ्यूजन हो जाएगा। इट्स बेटर पहले एक भी फोकस करो अब, कि अगर नेट इफेक्ट पे ही काम करना होता, मतलब नहीं शो कराना है। यहाँ पता तुमने क्या किया है, इन सारे चेंजेस का, मतलब गुडविल का, एसेट्स लायबिलिटीज़ के चेंजेस का एंड रिजर्व का, तुमने एक सिंगल एंट्री फ्रेम किया, ये करके काम खत्म। मतलब तुमने बांटा कुछ भी नहीं, बट तुमने एक ही एंट्री पास करके सब कुछ एडजस्ट कर दिया। ये तब करना होता है जब लिखा होता है डू नॉट, जहाँ जहाँ डू नॉट आ जाएगा तो वहाँ तुम्हें नेट इफेक्ट निकालना ही पड़ता है। और इसी तरह मैंने एक सवाल और लिया 48, बट पहले उसको उतार लो और फिर इस सवाल जितना मैंने लिखा है, लिख के रखा है, उसके बाद देखो पहले। चलो ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, वे गधा बात नहीं करो, यहाँ देखो।
जिस तरह 47 था, बट ये सवाल 4 नंबर का है। क्यों? यहाँ तुम गुडविल निकाल भी रहे हो, फिर लायबिलिटी एसेट चेंज भी देख रहे हो, फिर उसमें रिजर्व और गुडविल ऐड कर रहे हो, एक सिंगल फिगर पर फिर एंट्री पास कर रहे हो, और ये एंट्री पास करते वक्त तुमने गेन और सेक्रीफाइस प्रपोर्शन भी निकाला है। तो ये टोटल क्वेश्चन 4 नंबर का मिनिमम था। अब मार्क्स मिलता है स्टेप मांगने लेवल पे, मतलब मार्क्स मिलता है स्टेप वाइज। बट एक सवाल मैंने और पिकअप किया, तुम्हारी बुक का ही है और तुम्हारे बुक का ही लास्ट सवाल भी है। तो मतलब हम लोग करीब करीब जो शुरू किए थे इस मंथ की स्टार्टिंग में 1 मई को चैप्टर, आज हम लोग का ही लास्ट क्वेश्चन लगने जा रहा है इस चैप्टर का। तो हम लोग बहुत लंबा सफर तय किए हैं। अब एक बार लास्ट सवाल देखो, पता है इस क्वेश्चन कितने मार्क्स है? ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का है। क्यों? यहाँ जो बातें का है बहुत सिंपल है, पढ़ो क्या लिखा है। हम डिस्कस बुक से कर लें क्या कि बताए वर्बली? सुनो क्या लिखा है इसमें। देयर आर 3 पार्टनर्स अमित, अर्चित एंड अक्षत। 3 नाम ए से है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा है, फुल फॉर्म लिखा हुआ है। उनका दिया है ओल्ड रेशो 3:1, हमें उनका न्यू रेशो भी दिया है 7:4। तो ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हें रेशोज दिया है तो उनका माइनस करके जो भी होता है सेक्रीफाइस और गेन वो तो निकाल लोगे ना, अभी निकाला जाएगा बाद में। फिर अब इसमें खास क्या है, तुम्हें 2 चीज़ दिया हुआ है। एक तुम्हें दिया है जनरल रिजर्व और एक तुम्हें दिया है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज के चेंज का। ध्यान ना, एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंज अमाउंट को सॉल्व करके वो ऑलरेडी तुमको दे दिया 34,000। जो तुम यहाँ पे 21 सॉल्व करके पाए थे, बहुत सारे लायबिलिटी एसेट्स को आपस में सॉल्व करके यहाँ बनाए दे दिया है। काम आसान हुआ। मतलब तुम्हें इस बार एसेट्स लायबिलिटीज को चेंज खुद नहीं करना है, तुम्हें वो एक सिंगल फ्रेम दे दिया है कि हाँ रिवैल्यूएशन का। और पता है प्रॉफिट क्यों ये वर्ड जोड़ दिया? बिकॉज ये हिंट तुम्हें कर रहा है प्रॉफिट मीन्स प्लस, और जनरल रिजर्व कहाँ होता है? लायबिलिटी में होता है ना। और मैंने बताया था लायबिलिटी के जो भी होता है वो उसका साइन क्या होता है? प्लस। दोनों प्लस का मतलब दिया हुआ है, ठीक। अब बाद में कह रहा है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इन दोनों को ही तुमको एडजस्ट करना है बिना बुक वैल्यू को ऑल्टर्ड किए। मतलब कि तुम्हें इन दोनों को अगेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको बिना ऑल्ट्रेशन किए एडजस्ट करना है। और मैंने बार बार कहा, जब एडजस्टमेंट की बात आती है तो उनका निकालो गेनिंग सेक्रीफाइस प्रपोर्शन निकालो, नेट इफेक्ट निकालो और उसको बांट दो या तो इसमें या इसमें। अगर नेट इफेक्ट प्लस में है तो ये एंट्री पास करना, अगर नेट इफेक्ट माइनस में है तो एंट्री ये पास कर देना। तो यहाँ देखो, इन दोनों को अगर सॉल्व करें, इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना अमाउंट आएगा? ऐड करो, कितना आ रहा है? ये प्लस में आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया? नेट इफेक्ट। अगले 1 मिनट के अंदर इन तीनों पार्टनर्स का रेशो बदलने की वजह से गेन या सेक्रीफाइस क्या हुआ उसको निकालो। हम भी सॉल्व करते हैं, ये दोनों भी करो। ओके आ लिया। ये बताओ, ये तुम्हारा सही निकला है? हाँ है ना। अब बताओ इसमें से कौन गेन कौन सेक्रीफाइस है? गुड, बिकॉज प्लस में है ना। एंड लास्ट वाला, तो जब एंट्री पास करोगे तो एंट्री में बिकॉज हमारा नेट इफेक्ट प्लस में था, नेट इफेक्ट प्लस में है, तो एंट्री कौन सा बनेगा? गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइस। और जिसके मन में चल रहा है ये सब एंट्री आ कैसे रहा है, तो हम एक एक चीज़ पे बात पहले से किए हैं विथ रीजंस के साथ। अभी हमारे पास वो रीज़न बार बार बताने टाइम नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ देखो, जब एंट्री पास करने की बात अब आ रही है तो एंट्री क्या था हमारा? गेनिंग ऊपर लिखाएगा तो अक्षत का नाम पर आएगा, अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, नाम नीचे क्या कहेगा? अमित, कैपिटल अकाउंट टू अर्चित। बस ये ध्यान देना, जो मैंने भी इसके पहले भी कहा था, क्या कहा था? जब एंट्री पास करते हो तो वो जो नेट इफेक्ट का अमाउंट है वो नहीं आने वाला है, तुमको उसको नेट इफेक्ट को मल्टीप्लाई करना होता है उनके गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेस्पेक्टिव प्रपोर्शन से, तब वो फिगर पाते हो। तो यहाँ देखो, नेट इफेक्ट 72 था, 72 इंटू अक्षत का कितना था? -4, मतलब माइनस तो इंडिकेट किया था, वो गेन था। हमारा मेन फ्रैक्शन क्या है? 4/48। ये तुमने सॉल्व किए हो? ठीक है। कितना अमित का आएगा? 72 इंटू 3/48,
ये सब मैंने बस बोल दे रहे हैं, तुम इतना लिख सकते हो 72 इंटू 1/48 सॉल्व किए हो कितना आएगा? 6000। कितना आ रहा है? ऊपर ऊपर हाँ 6000। नीचे 4500। 45 एंड लास्ट 300। ठीक है। देखो ये सब एंट्रीज, ये सवाल पता है हार्डली था 1 नंबर का, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना, ये ऐड वाला काम तो आसान था, ये माइनस भी तुम जल्दी कर लोगे, मेन एंट्री था। हाँ लेकिन अब देखो सवाल तुम्हारे एग्जाम में सवाल कैसे दे दिया जाए खुद किसी को नहीं पता होता है। तुम यही सारे सवाल पूछ सकता है, बहुत टिपिकल में भी और सिंपल में भी पूछ सकता है। जब हम लोग PYQs लगाए वहाँ डिस्कस करेंगे। अब तुम लोग देख सकते हो इतना कुछ डिस्कस कर चुके हैं टिल नाउ। ये चैप्टर हम लोग पता है एक्सट्रीम ज़्यादा पढ़े हैं, बिकॉज मैंने पेपर 3-4 साल का देखा PYQs के लेवल पे, कहीं पे भी सवाल बहुत आउट ऑफ बॉक्स नहीं आता है। इवन पता है रीवैल्यूएशन का जो हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट बीते 4-5 दिनों से, इसका भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 2 का कह करके बहुत रेयरली पूछता है। ये टॉपिक हमारे पूरे काम का है, 100% काम का था, और जो पढ़े वो कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये टॉपिक प्रॉपरली चैप्टर 2 के नाम से बोर्ड एग्जाम बहुत कम पूछता है। क्यों भाई? 6-7 नंबर का होता है प्रपोर्शन इस चैप्टर 2 का, तो बड़े मार्क्स ना बनेगा नहीं। ये सारे सवाल बड़े मार्क्स के थे, मैक्सिमम 4 नंबर के होते हैं हार्डली। और तुम सोच के देखो हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है, हाउ टू गेट सेक्रीफाइस एंड गेनिंग प्रपोर्शन इफ रेशो हैज बीन चेंज्ड। फिर तुमने सीखा है हाउ टू गेट द गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म, मैथड तुमने बहुत से पढ़े थे। फिर तुमने पढ़ा था रिजर्व सरप्लस एंड प्रॉफिट लॉस को बांटने का तरीका और नहीं बांटने का तरीका अगर एडजस्ट करना है तो, और फिर रिवैल्यूएशन। तुमने बहुत कुछ पढ़ा है और एग्जाम में हार्डली आएगा 5-6 नंबर का। तो ये तो फैक्ट है, सब नहीं आ सकता, बट जितना टिल नाउ पढ़ाए हैं इसको हम सम अप करेंगे PYQs लगवा करके। और जिनके मन में ख्याल आता है भाई PYQs क्यों लगवाते हैं हम, और सिर्फ 2 साल क्यों लगवाते हैं हम, देखो मेरा मकसद तुम्हें हम 10 साल PYQ लगवाते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हम तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के बाद PYQs हम इसलिए लगवाते हैं 2-3 सालों का कम से कम, ये जो लेटेस्ट आसपास की ईयर के हैं 26 से 25 का मतलब, वो इसलिए करा देते हैं ताकि एक आइडिया रहे कि जो पढ़े हैं ज़्यादा ही पढ़े, कम तो नहीं है। अब जो सवाल बोर्ड में आया हुआ है वो उससे कम में आता है, बहुत बियॉन्ड आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं आता। वो आइडिया मिल गया, अब तुम सवाल घर पे बैठ के लगाओ, क्लियर होता है। नहीं आएगा तो पूछना, बट ये 2 सवाल देख लो। और एक बात आखिरी चीज़, देखो ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। जिन लोगों ने अभी भी लापरवाही किया होगा चैप्टर 1-2 दोनों में, अब जब चैप्टर 3 शुरू होगा ना, वहाँ पे कम से कम अब तो भरोसा करके, जो देख भी रहे हैं और जो तुम बैठे भी हो, अब तो भरोसा करके चैप्टर 3 में डेज वाइज साथ में चलो। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, एक दिन में एक सवाल कुछ बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। तो अब भी चैप्टर 3 में साथ में चलोगे तो कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। बट हाँ, अब उस वजह से 1-2 जो डिस्टर्ब हुआ है वो तुम अपना पैरेलल मैनेज करना, जितना हमसे हो पाए हम करा भी देंगे, बाकी तुम्हें खुद भी करना, ठीक है? चलो इतना लिख लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब बात होगा तो देखते हैं, ठीक है ना? चलो थैंक यू एंड नमस्ते, धन्यवाद।